हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है और ऑर्थो इफेक्ट किस तरीके से हमारे बेंजोइक एसिड और एनिलीन के जो प्रॉपर्टीज हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को उसको वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस एनर्जी से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके सामने पहले हम लिखते हैं, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारा एसिटेट आयन है। ये क्या रेजोनेंस में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से क्या कर सकता है बेटा? रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम दिखा देंगे डबल हेडेड एरो से। और आप देखिए हो गया क्या? CH3C, ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। तो अगर हम एक चीज नोट करेंगे कि जो सिंगल था वो क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड डबल हो गया और जो डबल था वो सिंगल हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ये वापस से क्या हो सकता है? रिवर्स वापस से कन्वर्ट हो जाए अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये इसमें इससे इसमें क्या होगा? कन्वर्ट होते रहेगा। ठीक है, इतना। अब तो हम बोल देते हैं कि ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है। और अगर फॉर इंस्टेंस हमने बात की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, हमने सीखा है। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑक्सीजन पे, नेगेटिव ऑक्सीजन पे, मतलब कुल मिला के द स्टेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू B। ये तो सिंपल सी बात है। बट हम एक और चीज जानते हैं कि ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एक्सप्लेन द होल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसलिए हम एक ड्रॉ करते हैं, क्या बेटा? एक ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसके अंदर दोनों को क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन होता है। और हम सब जानते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होता है। सिंस दोनों की स्टेबिलिटी क्या है बेटा? सेम है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, CH3C सिंगल बॉन्ड O। इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे डॉटेड लाइन से कि भाई पाई बॉन्ड वहां पे बनेगा, पाई बॉन्ड वहां पे भी बनेगा, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये हमने बना दिया क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको मैंने H से क्या किया है? रिप्रेजेंट किया। हम सब जानते हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है उसकी स्टेबिलिटी उसके नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होती है? ज्यादा। मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, अब रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करना बड़ा आसान होता है। पहले हम इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बस नाम से कुछ तगड़ा मतलब साउंड कर रहा है, बट है कुछ नहीं। ये हमारे एनर्जी की एक्सिस है, हमको बस प्लॉट करना है इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग। इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। तो मैं मान लेता हूं कोई भी हाइपोथेटिकल केस कि ये हमारी ए की एनर्जी है और यही हमारी किसकी एनर्जी है? बी की एनर्जी। दोनों की एनर्जी कैसी है? सेम है। ठीक है, अभी मैंने बोला आपको कि जो अपना रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या है? ज्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? नीचे। मतलब यहाँ पे कहीं पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा हमारा, सिंपल सी बात है। अब रेजोनेंस एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये जो एनर्जी है हमारी, ये जो हमारी एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इतना क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं कि ये तो बस थियरी हो गई, टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा सड़क छाप वाले एग्जांपल लेते हैं अपने और देखते हैं कि भाई रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा अच्छे से देखना। जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सीन है हमारा। ठीक, साइक्लोहेक्सीन का मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजनेशन कर दिया। और हम सब जानते हैं कि साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन कर दोगे आप तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, उसके भी क्या लग जाएंगे? 2 H लग जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि लेस स्टेबल मॉलिक्यूल से एक मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो जब भी एक लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके सामने एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख रहा, सिर्फ हाइपोथेटिकल डेटा लिख रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से एनर्जी रिलीज होती है 120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल मैंने ले लिया है। अब
अगर एक डबल बॉन्ड से इतना निकलता है तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इस तरीके से बना देता हूं हमारा ये 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा तो मुझे 2 मोल H2 की जरूरत पड़ेगी और मेरा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, सिंपली साइक्लोहेक्सेन। और इस प्रोसेस में भी क्या रिलीज होगी बेटा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जैसा कि इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी 120, तो यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है बेटा 2, तो रिलीज कितनी होनी चाहिए बेटा 240, ठीक है। बट जब प्रैक्टिकली फाइंड किया गया कि कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, सो इट वाज लाइक समवट अराउंड 230 मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एनर्जी का झोल हो गया, 10 किलो जूल एनर्जी का क्या होगा, झोल हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या की गई है, इस्तेमाल की गई है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी के बैंक अकाउंट है, किसी के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए थे, ठीक है। अरे स्कैम वाले इसका केस ले लेते हैं ना, स्कैम 98 का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि SBI के अकाउंट में बहुत सारा पैसा रखा रहता है, ठीक है। तो क्या करता है जो हर्षद मेहता होता है, वो क्या करता है SBI से 500 करोड़ उठा लेता है। पैसा तो बहुत सारा है, लोगों को पता नहीं चलता, और वो टाइम पे कैलकुलेशन वगैरह भी लोग इतनी फ्रीक्वेंटली करते नहीं थे, सब ऑन पेपर पेन चलता था। तो इतना बड़ा अमाउंट को कैलकुलेट करना तो टाइम तो लगेगा ही। तो पता चला एक दिन जब इंक्वायरी बैठी और जब उनके जो भी बही खाते होते थे, जो डायरीज होती थी, उसको जब चेक करने बैठे वो लोग, तो देखा कि कितने करोड़ का घोटाला हो रहा था, 500 करोड़ गायब थे। मतलब 500 करोड़ किसी ने तो इस्तेमाल किए होंगे। अब अगर ये इस्तेमाल नहीं किए होते, हर्षद मेहता ने उस से उठाए नहीं होते, तो वो 500 करोड़ वहीं पे होते और जितना एक्सपेक्टेड था SBI में अमाउंट उतना ही मिलता हमको। बट हर्षद मेहता ने क्या कर दिया, इसको डाल दिया कहाँ, पैसे को सर्कुलेशन में। कहाँ डाल था पैसे को, शेयर मार्केट में, है ना। तो मतलब क्या, उसने यहाँ का इतना पैसा घपला किया। और घपला करेगा तो इतना पैसा ऑब्वियसली बात है SBI के टोटल अकाउंट में क्या मिलेगा हमको, कम मिलने वाला है। बस वैसे ही है कि इनकी खुद की जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जहां पे उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी जो एक्सपेक्टेड हाइड्रोजनेशन की, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की एनर्जी थी, उतनी ना आती है, उससे क्या होती है, कम एनर्जी आती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी यहाँ जा रही है कि ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर आप क्या करवा सकते हैं बेटा, रेजोनेंस करवा सकते हैं। और रेजोनेंस में क्या इन्वॉल्व होती है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। तो सिंस यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर जा रहे हैं, और रेजोनेंस के अंदर जा रहे हैं मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रेजोनेंस करना पड़ेगा। मतलब इस लाइफ के बच्चे को मम्मी पापा ने बोला मैं गाँव जा रहा हूँ, तुझे मैं ATM देके जा रहा हूँ, इस ATM में 1 लाख रुपए हैं। वापस लौट के आए तो बच्चे के अकाउंट में 50,000 थे। क्यों? क्योंकि उसने 50,000 की PUBG के अंदर गन खरीद ली थी, जैसे हमारा शानदार बच्चा है ना। तो अगर वो कहीं पर पैसा इस्तेमाल करेगा तो पैसा क्या हो जाएगा, कम ही दिखेगा, घर पे वापस लौट के आएंगे। बस वैसे ही है, इसका 120 इसका 120 होना चाहिए 240, पर आपस में क्या करना स्टार्ट कर दिए, रेजोनेंस करना स्टार्ट कर दिए, और एनर्जी वहां पे क्या है, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो आप एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ पे जो 10 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस आया है, यही एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब ये एनर्जी किसमें यूटिलाइज हुई है, रेजोनेंस के अंदर। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो रही है कहाँ, रेजोनेंस के अंदर। जितनी एनर्जी स्पेंड होती चली जाएगी उतना ही क्या होने वाला बेटा, स्टेबिलिटी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी आप एनर्जी खत्म, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, अभी 50,000 हो रहा है, पैसा खर्च करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, फाइनली कितना बचा, 0 रुपए। मतलब जिंदगी में क्या आ चुकी है, स्टेबिलिटी। अब पैसा वैसा है ही नहीं, चुपचाप शांति से बैठ जाएगा, जब तक तो पैसा था तब तक तो लगे पड़े थे भाई, गन खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है ना। अब पैसे नहीं तो क्या होगा, चुपचाप बैठ जाएगा। मतलब जिंदगी में क्या आ चुकी है, स्टेबिलिटी। अब उथल पुथल करनी नहीं है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो एप्लीकेशन बताता हूँ इसका। जैसे कि हमने बहुत पहले से भी डिस्कस करते हुए आए कि ये हमारे कंपाउंड के अनुसार बताओ, वेरी गुड, कैसे कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये बताइए ये कैसे कंपाउंड है, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ज्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड। क्यों? वेरी गुड। आप ये बोलिए कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी ज्यादा है, और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने से रेजोनेंस एनर्जी भी क्या है इसकी, ज्यादा है। और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो मॉलिक्यूल की उनकी एनर्जी क्या होगी, कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं 2-3 चीज आपको समझाना चाहता हूँ। 2 टर्म है, ठीक है। देखो 2 टर्म है, इनको बोलते हैं, इनको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन
और एक को बोलते हैं क्या बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। फर्क क्या है दोनों में, बात समझ। देखो ये देखिए, मैं आपके सामने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये है, और हमारे पास इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके लिए देखो बहुत फनी सा एग्जांपल दूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। साल भर पढ़ाई अपन ने बिल्कुल नहीं की है, फेल होने की पूरी नौबत आ चुकी है, ठीक है। और हमारा सिर्फ 2 पेपर बचे हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। साल भर कुछ पढ़ाई की नहीं है अपन, ठीक। एग्जाम से एक दिन पहले रियलाइज होता है कि नहीं यार थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, वरना तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब बच्चा क्या सोचता है, चलो अपन फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जिंदगी में कभी फिजिक्स देखा भी नहीं क्या होता है, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स लेके बैठा, आधा दिन फिजिक्स में बर्बाद किया, बोला अरे यार फिजिक्स लगता है अपने बस की बात है नहीं, फिजिक्स को छोड़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा। आधा दिन किसमें बर्बाद कर दिया, फिजिक्स में, और आधा दिन किसमें बर्बाद कर दिया, केमिस्ट्री में, और कुल मिला के क्या हो गया, सब बर्बाद कर दिया। और इसकी वजह अगर सिर्फ उस बच्चे ने एक ही दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी होती या एक ही दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ा होता तो उसका इम्पैक्ट क्या होता, ज्यादा होता, अच्छा रिजल्ट आता। और एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये आपके पास है एक कोई ब्लॉक, मेटल का ब्लॉक है, ये आपके पास एक और मेटल का ब्लॉक है। मैंने आपको बोला कि यार आपको क्या करना है, इस वाले मेटल को क्या करना है, काटना है, 2 हाफ में कट करना है। तो आप क्या करना स्टार्ट किया, आपके पास कुछ भी एक्स वगैरह कुछ हो सकता है, आप उससे इससे क्या कर रहे हो, चोट मार रहे हो या फिर प्रहार कर रहे हो, प्रहार मतलब इम्पैक्ट कर। अब जब इसे मार रहे हो आप, तो आपने क्या बोला कि चलो यार इसको एक ही जगह पे मारते रहता हूँ, बट अपना कैश बहुत ज्यादा हाईली दिमाग, तो क्या करता है, मतलब पहले मैं यहाँ मारूंगा, अरे नहीं टूट नहीं रहा, पहले यहाँ मारूंगा, मतलब नहीं टूट रहा, अरे यहाँ मारूंगा, अरे यहाँ मारूंगा, मतलब कुल मिलके हर जगह मार लेता है और कुछ होता नहीं है। इससे अच्छा अगर एक ही जगह पे मारेगा तो चांसेस उसके टूटने के ज्यादा हैं। मतलब अगर एक ही जगह पे चीजें होती नहीं, एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसका इम्पैक्ट हमेशा कैसा होता है, ज्यादा। और अगर आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इंजीनियर बनना है, सुबह उठते ही डॉक्टर बनना है, शाम को सोते ही पुलिस वाला बनना है, सुबह उठते ही पायलट बनना है, शाम को सोते ही फिर वापस से ट्रक वाला बनना है, फिर उसके बाद तुमको दिनचर्या पूजा बनना है। मतलब तुम्हारी जिंदगी का थॉट ही क्लियर नहीं, तुमको करना क्या है, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और तुमको पता है कि मुझे दिनचर्या पूजा बनना है, तो तुम बन के दिखाओगे, ठीक है। बस वैसे ही है। अब मजाक मस्ती बाद में, यहाँ जरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा इस तरीके से हमारे पास लोन पे है। अब अच्छे से देखना, क्या रेजोनेंस हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, सिर्फ फर्क क्या है, अरेंजमेंट का फर्क है। इट्स लाइक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। मतलब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, बस एक डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये यहाँ आया, या फिर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। मतलब इट्स लाइक आधा यहाँ पे घूम रहा है और आधा यहाँ पे घूम रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कौन सा है? वेरी गुड, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कभी इधर तो कभी इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अगर आपसे पूछूं मैं कि एक्सटेंडेड और क्रॉस में कौन ज्यादा अच्छा है, एक्सटेंडेड। इसकी और इसमें रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्सटेंडेड। हमेशा याद रखना कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होती है, ज्यादा। इतना क्लियर आप लोगों को। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन देखो ये रहा, इसका एप्लीकेशन ये रहा हमारा। अच्छा एक्सटेंडेड और क्रॉस समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो याद रखना कि हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब एक और एप्लीकेशन दे देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3 और इस कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3, ठीक है। और एक है हमारे पास सिंपली इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थॉट क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल, अच्छा समझो, आप A हो और B कोई दूसरा बच्चा B है, ठीक है। आपके मम्मी पापा हैं, इसके मम्मी है, इसकी पापा है, इसकी मम्मी है, इसके भी पापा है, ठीक। अब इसके मम्मी पापा की क्या है, खुद की शॉप है, खुद की शॉप है, खुद मतलब मालिक है, और ये वर्कर है, कहीं भी किसी और के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आप समझना,
आप अपनी मम्मी को प्रॉब्लम बता रहे हो, आप अपने पापा को प्रॉब्लम बता रहे हो, आप अपनी मम्मी को प्रॉब्लम बता रहे हो, आप अपने पापा को प्रॉब्लम बता रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं किसी के अंडर, मतलब ये वर्क करने वाला जो उनका बॉस है वो भी इनको परेशान कर रहा है और वो भी आपके मम्मी पापा दोनों को परेशान कर रहा है। बट यहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हो वो तो उनको कुछ इफेक्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो खुद की शॉप है, मतलब उनका एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ठीक है। आप समझो, आपने अपनी प्रॉब्लम मम्मी को बताई, आपने अपनी प्रॉब्लम पापा को बताई, आपने अपनी प्रॉब्लम मम्मी पापा दोनों को बताई। अब मुझे बताइए कि केस 1 और केस 2 में कहां आसानी से आपकी प्रॉब्लम का अच्छे सोल्यूशन मिलेगा। सेकंड थॉट एकदम क्लियर है कि सेकंड में उनको सोल्यूशन क्या मिलेगा, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा का पूरा दिमाग सिर्फ आपकी किस पे होगा, आपकी प्रॉब्लम पे, न कि किसी एक्सटर्नल की प्रॉब्लम पे होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आपके बारे में भी सोचेंगे, बट एट द सेम टाइम उनका थोड़ा सा माइंड कहां पे यूटिलाइज होगा, एक्सटर्नल प्रॉब्लम में भी यूटिलाइज होगा। बस यहीं पे अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाओ तो मुझे बताइए कि ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है, ये फर्स्ट की सेकंड? वेरी गुड, बहुत सिंपल है, सेकंड। अब इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में समझ लेते हैं। जो होता है क्या है कि ये कार्बोनिल जो कार्बोनाइन है ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा और ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, एक साथ नहीं करेगा, एक एक करके करेगा। यहाँ पे भी ये देखो, ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है। मतलब अगर आप एक चीज नोट करें तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, जो कार्बोनाइन है उसको क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज करने का काम कर रहा है, मतलब उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे जो साइड वाले ग्रुप हैं वो टांग अपनी अड़ा नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि तू अपना फोकस पूरा किस पे लगा, कार्बोनाइन को स्टेबल करने पे। बट यहाँ पे भैया कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन, जिसके पास क्या है, लोन पे, तो वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता है क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये देखो, ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे, ये बोले अरे भाई ऐसा कैसा, हम भी आ रहे हैं, और ये क्या किए, यहां से आके डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया। मतलब अगर अपना 100% दे पा रहा है इसको रेजोनेंस में स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये सिर्फ कितना दे पाएगा, 50% होगी। इसका 50% फोकस यहाँ पे भी क्या है, डिवॉल्व है, ठीक है। तो एक हमेशा रखेंगे कि यहाँ पे सिंपली क्या है, नॉर्मल रेजोनेंस है, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसमें ओरिजिनल स्टेबल कौन है, ये, बिकॉज यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके कार्बोनिल ग्रुप की जो टेंडेंसी है कार्बोनाइन को स्टेबल करने की, उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है। अब एक बात याद रखेंगे कि ये जो हमारा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये जो CH2 ग्रुप है ना, ये CH2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या बोल बेटा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन क्यों, क्योंकि इस ग्रुप का, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एक नॉर्मल एसिड के बराबर एसिडिक है, ठीक है। आपने कभी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन का एसिडिक सुना है क्या, नहीं। बट यहाँ पे ये कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो क्या है, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। और आप कोई भी बेस डालोगे तो वो बेस आराम से यहां से क्या लेके जा सकता है, H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल चीज याद रखनी है। तो हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट था। क्रॉस और एक्सटेंडेड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना देता हूँ। सपोज इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन है हमारे पास, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है। सेम एक और केस बना रहा हूं मैं, और उसमें क्या करूंगा मैं, इस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे ये क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ज्यादा स्टेबल कौन है, एक्सटेंडेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए, कुछ पढ़ लेना तो बहुत आसान होता है, पर अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जे और नीट के रिस्पेक्ट में। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमें OH लिख दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं इस तरीके से ये, और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं आपका OH, और यहाँ पे ये डबल। अब मैं आपसे पूछ दूं कि ज्यादा एसिडिक कौन है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एसिडिक नेचर कैसे फाइंड करते हैं, H हटाओ नेगेटिव लगाओ, H हटाओ नेगेटिव लगाओ। मतलब क्या बना दिया हमने इसका, कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड, और ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एक्सटेंडेड। कॉन्जुगेट बेस इसका ज्यादा स्टेबल, तो इसके एसिडिक क्या होगा बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑर्थो इफेक्ट के बारे में।
ऑर्थो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। जैसे आपकी जिंदगी में पबजी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जेई की जिंदगी में ऑर्थो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, ऑर्थो इफेक्ट कुछ नहीं है, उसको बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे हम आराम से। अच्छा एक सेकंड,